Good evening, respected panel members. My name is Ashutosh Kumar, and I belong to Bihar State. And today I will be presenting a short demo lecture on the topic, which we can see clearly, the lymphatic system. But sir, before starting this lecture, I will be assuming that students are in front of me, and I will be teaching in the same style that I do in the classroom. So we can start this lecture today. So let's begin this lecture. That is the lymphatic system. So lymphatic system की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की. हमारे बच्चों हमारी बॉडी में ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, एंड सेकंड वन इज द lymphatic system. Both organ system helps in the transportation of various substances from one body organs to another body organs. For example, हम लंग्स की बात कर सकते हैं. लंग्स आपको पता है ब्रीदिंग ऑर्गन है. लंग्स हेल्प करता है एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में. तो जो ऑक्सीजन लंग से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आता है, ब्लड नीड्स टू ट्रांसपोर्ट दैट ऑक्सीजन टू वेरियस बॉडी पार्ट्स. ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना होता है उस ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स के पास. वैसे ही जो भी हम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं, हम स्टार्च कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं, हम फैट कंज्यूम करते हैं, जब इनका डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के बाद जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचता है तो ब्लड से उसे क्या करना होता है, ब्लड से उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक. इट मीन्स देयर इज नीड ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम which will be transporting various useful materials from one body organs to another body organs or various body organs. Even this transport system will be transporting the metabolic waste, the various waste produced inside the cells from various body organs to the excretory organs. From there these waste materials can be removed from the body. So हमारे पास बच्चों दो ऑर्गन सिस्टम हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए. पहला है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो बना है हमारे हार्ट से मिलकर, हमारे ब्लड वेसल से मिलकर और हमारे ब्लड से मिलकर. वी कैन सी वेरी क्लियरली द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. दिस इज आवर हार्ट, these are the blood vessels, and the blue arrow and the red arrow is showing the movement or pathway of blood. And the second system is the lymphatic system, which is composed of lymph capillaries, lymph vessel, lymph nodes and lymph. It means दोनों ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं कई सारे ऑर्गन से मिलकर. अब ये दोनों ऑर्गन सिस्टम हेल्प करते हैं मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में. अगर बिल्कुल शॉर्ट में कहा जाए तो ये दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं वेरियस मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में. अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है तो याद रखना है आपको कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि हमारा आज का लेक्चर तो है नहीं, हमें तो करना है लिम्फैटिक सिस्टम, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत हम जानेंगे कार्डियोवैस्कुलर के बारे में कि ये सिस्टम हेल्प करता है मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में. जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं, अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, है ना, हम बात करते हैं विटामिन्स की, हम बात करते हैं मिनरल्स की, हम बात करते हैं हार्मोन्स की. यानी मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करता है. सेकेंड वन इज द लिम्फैटिक सिस्टम. ये भी हेल्प करता है कुछ मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में, एंड वन ऑफ देम इज द फैट. फैट के ट्रांसपोर्टेशन में लिम्फैटिक सिस्टम ही हेल्प करता है ना. तो बच्चों लिम्फैटिक सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना है थोड़ा ब्लड के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेशन है लिम्फ का, ब्लड से रिलेशन है लिम्फैटिक सिस्टम का, है ना. तो समझते हैं कि ब्लड क्या होता है. देखो बच्चों ब्लड जो है ना वो ठीक है एक तरीके का हमें पता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. ब्लड में दो फेजेस होते हैं. पहला है लिक्विड फेज, दूसरा है सॉलिड फेज. जो लिक्विड फेज है बच्चों वो 55% ऑक्यूपाई करता है पूरे ब्लड के वॉल्यूम का, और लिक्विड फेज को हम कहते हैं प्लाज्मा. तो प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द सॉलिड पार्ट्स ऑफ द ब्लड. Plasma occupies 55% and the cells occupies 45% of the total blood volume. अगर हम बात करें प्लाज्मा की बात करें, अगर प्लाज्मा को एज्यूम 100% करते हैं, अगर प्लाज्मा को एज्यूम हम 100% करते हैं तो जो प्लाज्मा है बच्चों वो 90% इसमें वाटर है, 7% इसमें प्रोटीन्स होते हैं और 3% में अदर्स आ जाते हैं. अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना है क्योंकि इसी के आधार पर कहीं ना कहीं लिम्फ को समझना है हमें, है ना. तो जो प्रोटीन्स है ना बच्चों प्लाज्मा के अंदर, इसे बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स. दो तरह के होते हैं. पहला है स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन, दूसरे होते हैं लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स.
जो स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स है उनका एग्जांपल हमें याद रखना है एल्ब्यूमिन होता है, और जो सेकंड है जो कि लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। दिस थ्री आर द लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स। अदर्स में क्या क्या आता है? अदर्स में ग्लूकोज आ जाते हैं, ये सब प्लाज्मा के कंपोनेंट्स हैं। अमीनो एसिड्स, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी मिनरल्स की बात करते हैं, हम मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करते हैं और हार्मोन्स की बात करते हैं, ये सारे अदर्स में आ गए। यानी ये पूरे ब्लड का कंपोजिशन है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पता है हमें। आरबीसी गैसियस ट्रांसपोर्ट में और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी पता है हमें व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये डब्ल्यूबीसी हेल्प करता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, फाइट करने में अगेंस्ट पैथोजेंस। एंड जब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉट करने में व्हेनेवर देयर इज इंजरी इन द बॉडी, है ना। अब बात करते हैं कि लिम्फ क्या होता है, तो हमें काफी आसान हो जाएगा समझना लिम्फ। देखो बच्चों, पूरे ब्लड में से आपने जो भी पढ़ा ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, पूरे ब्लड में से आपको तीन चीजें हटानी है, तीन चीजों को माइनस कर देना है। यानी अगर पूरे ब्लड में से तीन चीजों को हटा दिया जाए तो जो बचेगा ना उसको लिम्फ बोलेंगे। इसका मतलब ध्यान देते हैं क्या क्या चीजें हटानी है मुझे। तो मुझे ब्लड में से तीन चीजें हटानी है। पहला है वो आरबीसी, दूसरा है वो प्लेटलेट्स और तीसरा है वो लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स। यानी पूरे ब्लड में से अगर तीन चीजों को माइनस कर दिया जाए, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स को, तो जो भी बचेगा, जो भी बचा, क्या क्या बचा? पानी बचा सारा का सारा, छोटे प्रोटीन्स बच गए, उसके बाद अदर्स में सारे बच गए, उसके बाद बचा है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये सब मिलकर लिम्फ को फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये है, हम लिख सकते हैं ना, लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स। यानी पूरे ब्लड में से हमने तीन चीजों को हटाया, जो कुछ बचा उसे हमने क्या कहा? लिम्फ का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लिम्फेटिक सिस्टम का रिलेशन लिम्फ से है, ये हमें समझना है। अब बात करते हैं कि आखिर ये लिम्फ का फॉर्मेशन होता कैसे है, कैसे ये लिम्फ बनता है, ये समझते हैं। तो यहां हमें समझना है, ठीक है। अच्छा, लिम्फ की फॉर्मेशन को समझने से पहले हमें ये समझना है कि आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या होती हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है हमेशा आपको, आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स which always carry blood away from the heart and towards the body organs। आर्टरीज हमेशा याद रखोगे, आर्टरीज हमेशा ऑर्गन से ऑर्गन तक ब्लड को लेकर जाती है और हार्ट से दूर लेकर जाती है। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम को जरा, ये हार्ट के चार चैम्बर्स हैं। दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। यानी लोअर टू चैम्बर्स, the lower two chambers of heart are known as the ventricles and upper two chambers are known as the atria, है ना। अब बात करते हैं कौन कौन से चैम्बर्स हैं जो ब्लड को रिसीव कर रहे हैं। तो ध्यान देना है, ये वो चैम्बर्स हैं जो कि ब्लड को रिसीव कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये वाला ट्यूब यहाँ ब्लड लेकर आ रहा है, ये वाला ट्यूब यहाँ ब्लड लेकर आ रहा है। यानी अपर टू चैम्बर्स एट्रिया आर द रिसीविंग चैम्बर्स एंड लोअर टू चैम्बर्स वेंट्रिकल्स आर द पंपिंग चैम्बर्स। ध्यान देना, ये वो चैम्बर्स हैं जो कि ब्लड को पंप कर रहा है, यानी यहां से ब्लड दूर जा रहा है। ध्यान से देखो, इस चैम्बर से ब्लड दूर जा रहा है, इस चैम्बर से ब्लड दूर जा रहा है। ये वो चैम्बर्स हैं जो ब्लड को रिसीव कर रहा है, ये वो चैम्बर है जो ब्लड को रिसीव कर रहा है। इट मींस एट्रिया आर द रिसीविंग चैम्बर्स एंड वेंट्रिकल्स आर द पंपिंग चैम्बर्स। अब ध्यान देना है, वो ट्यूब, वो ब्लड वेसल, ये सारी ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी ब्लड वेसल्स हैं, है ना, ये सारी ब्लड वेसल्स हैं। तो वो सारी ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती हैं, हार्ट के पास लेकर आती हैं, हार्ट तक लेकर आती हैं, उन्हें वेन्स बोलते हैं। और जो हार्ट से दूर लेकर जाती है उन्हें आर्टरी बोलते हैं। तो ये वो वेसल्स हैं, ये दोनों वो वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही हैं, हार्ट से दूर लेके जा रही हैं। ये वो वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट के पास लेकर आ रही हैं, ये वो वेसल है जो ब्लड को हार्ट के पास लेकर आ रही है। इट मींस these are the veins. Veins always carry blood towards the heart and arteries always carry blood away from the heart. Arteries always carry blood away from the heart. Arteries हमेशा हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती हैं, और दूर कहाँ लेकर जाती हैं? तो ऑर्गन्स के पास लेकर जाती हैं। We can see very clearly here, these arteries, these three arteries are carrying the blood to various body organs. BO stands for body organ. Body organ, body organ, it can be kidney, it can be liver, it can be brain, any organ it can be, है ना। ये
कोई भी ऑर्गन्स हो सकते हैं, यानी आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड टुवर्ड्स द ऑर्गन। यहां भी देख सकते हैं आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द ऑर्गन। लंग्स आर आल्सो ऑर्गन्स, यानी आर्टरीज हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर और ऑर्गन्स के पास लेके जाती हैं। वेन्स ऑलवेज याद रखोगे, जो भी ब्लड ऑर्गन्स के पास पहुंचा है उन सारे ब्लड को कलेक्ट करके, ठीक है, वापस हार्ट के पास जो लेके पहुंचता है उसे वेन बोलते हैं। ध्यान से देखो, लंग्स के पास जो लेकर गया ब्लड वो आर्टरी है। इस आर्टरी ने हार्ट से ब्लड को रिसीव किया और लेके गया ऑर्गन के पास। इस आर्टरी ने ब्लड को हार्ट से रिसीव किया, ऑर्गन्स के पास लेकर गया। अब ध्यान से देखो, ये वो ट्यूब है जो ऑर्गन से ब्लड को लेके निकल रहा है। ध्यान से देखो, आर्टरी लेके जा रहा है और ये ट्यूब लेके निकल रहा है, यानी वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड टुवर्ड्स द हार्ट। यहां भी देख सकते हैं ये आर्टरीज ऑर्गन्स के पास ब्लड लेकर गया है। अब ध्यान से देखो, ये वाली ट्यूब और ये वाली ट्यूब, ये तीनों ट्यूब ऑर्गन से ब्लड को लेके निकल रहा है अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड टुवर्ड्स द हार्ट। यहां भी टुवर्ड्स द हार्ट, इट मींस वेन्स आर ब्लड वेसल्स which always carry blood away from the organs and towards the heart, away from the organs and towards the heart। यहां तक हमें क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि लिम्फ का फॉर्मेशन होता कैसे है। उसके लिए यहां हमें इस डायग्राम को देखना है। बच्चों ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम है ना, ये हमने मान लिया कि एक बॉडी ऑर्गन है, ये पूरा एक बॉडी ऑर्गन है, इसे मान लेते हैं बॉडी ऑर्गन। लेट्स से दिस इज द लिवर, ठीक है। अब ध्यान देना, हमने भी कहा कि वो ब्लड वेसल जो कि हमेशा ब्लड को ऑर्गन तक लेके जाती है, उसे आर्टरी बोलते हैं। तो ध्यान देना, ये वो वेसल है, ये वो ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को ऑर्गन के पास लेके जा रही है, ऑर्गन के पास लेकर जा रही है। तो ऑर्गन के पास लेके जा रही है तो ये क्या है, ये आर्टरी है, दिस इज द आर्टरी। और ये वो वेसल है जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है, ऑर्गन से दूर लेकर जा रही है बच्चे, है ना। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द ऑर्गन, वेन्स अवे फ्रॉम द ऑर्गन। आर्टरी टुवर्ड्स द ऑर्गन, वेन अवे फ्रॉम द ऑर्गन। तो ये वो वेसल है जो कि ब्लड को ऑर्गन से दूर लेकर जा रही है, तो ये वेन और ये आर्टरी। एक बात ध्यान रखना है बच्चों की आर्टरी जो है ना, आर्टरी जब भी ऑर्गन्स के अंदर एंटर करती है, whenever the artery enter the organs, artery split or arteries branches into so many thin walled blood vessels known as the blood capillaries। ऑलवेज याद रखना है कि जब भी आर्टरी ऑर्गन के अंदर एंटर करती है, आर्टरी जब भी ऑर्गन्स के अंदर एंटर करती है, आर्टरी टूट जाती है, आर्टरी ब्रांचिंग करती है बहुत सारी पतली पतली ब्लड वेसल्स में, जिन्हें बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। यहां हम ध्यान से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये आर्टरी जैसे ही लीवर मान लिया हमने, जैसे ही ये आर्टरी लिवर के अंदर एंटर किया, लिवर के अंदर जाते ही इसने 3 ब्रांच फॉर्म किया। यहाँ 3 दिखा रहे, 100 हो सकते हैं, 100 ब्रांचेस हो सकते हैं, यहाँ 3 दिखाया हमने ना। तो ये बताओ क्या है बच्चों, ये है ब्लड कैपिलरी, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, है ना। आर्टरी जब भी ऑर्गन्स के अंदर एंटर करती है तो आर्टरी स्प्लिट हो जाती है, इसमें कैपिलरीज में। तो ये सारी कैपिलरीज हैं, अब ध्यान रखना है इस बात को। अच्छा, यहाँ पर हम लीवर के ना सेल्स दिखा देते हैं, ये लीवर के सेल्स हैं, ये लीवर के सेल्स हैं, ठीक है ना, ये लीवर के सेल्स हैं। These are the cells of the liver, है ना। And the space between the cells is known as the intercellular space. So these space are the intercellular space. These are the intercellular space. Space between the cells is known as the intercellular space, है ना। तो ये लीवर के सेल्स हैं और ये है आपकी ब्लड कैपिलरीज, है ना। आर्टरीज कैपिलरीज में स्प्लिट होता है और स्प्लिट होने के बाद, ध्यान देना, स्प्लिट होने के बाद, ठीक है, स्प्लिट क्यों होता है ये बताओ। स्प्लिट होने का रीजन यहाँ पर है क्योंकि आर्टरी की वॉल ना बहुत मोटी होती है, आर्टरी बहुत थिक वॉल होती है। अब आर्टरी अगर बहुत मोटी वॉल की है तो चीजें, जो भी सब्सटेंस आर्टरी के अंदर है, जो फ्लो कर रहा है ब्लड के अंदर, वो सेल्स को मिल नहीं पाएगा, ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा। अगर आर्टरी के अंदर जो भी मटेरियल, मान लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन है, मान लेते हैं आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन है,
ठीक है, तो इतनी मोटी वॉल, आर्टरी की वॉल काफी मोटी है, काफी मोटी वॉल है, इतनी मोटी वॉल से चीजें डिफ्यूज नहीं हो सकती, ऑक्सीजन सेल्स को मिल नहीं सकता। दैट्स व्हाई आर्टरीज हैव टू स्प्लिट इनटू so many thin walled blood capillaries, so many thin walled blood vessels known as blood capillaries. So these are the blood capillaries. Capillaries are very thin walled blood vessels which allow exchange of materials between the blood and the cells. हाँ, यानी ये ऑक्सीजन जब इन कैपिलरी से, जब ये ब्लड इन कैपिलरी से फ्लो करेगा, जब ये ब्लड इन कैपिलरी से फ्लो करेगा, जब ये ब्लड इन कैपिलरी से फ्लो करेगा, तो क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, क्या होगा, जो भी मटेरियल इस ब्लड के अंदर होगा, जैसे हमने कहा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन सेल्स को डिलीवर कर दिया जाएगा, है ना। अब मान लो सेल्स के अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से ब्लड में आ जाएगा। कहने का मतलब है कैपिलरीज अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। हाँ, बट यहाँ हमारा वो, ठीक है, यहाँ हमारा जो है ना, यहाँ हमारा मतलब ऑक्सीजन और CO2 से नहीं है, यहाँ मतलब हमारा लिम्फ से है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। तो ध्यान रखना एक चीज, इस ब्लड कैपिलरी की वॉल में ना बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ब्लड कैपिलरी की वॉल में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ब्लड कैपिलरी की वॉल में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं तो क्या होगा इनसे, क्या होगा इससे बताओ। इससे ये होगा कि जब भी ब्लड इन कैपिलरी से फ्लो करेगा, जब भी ब्लड इन कैपिलरी से फ्लो करेगा, जब भी ब्लड इन कैपिलरी से फ्लो करेगा, तो ब्लड के अंदर वो कंपोनेंट, देखो ध्यान से कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, तो इनमें से वो कंपोनेंट्स, इस ब्लड में के कंपोजिशन में से वो कंपोनेंट्स जो कि स्पोर के साइज का होगा, ब्लड कैपिलरी की वॉल में प्रेजेंट जो पोर है, जो भी कंपोनेंट्स इनमें से स्पोर के साइज का होगा या पोर के साइज से छोटा होगा, वो आसानी से क्या होगा, लीक आउट हो जाएगा। जो भी चीजें इस ब्लड के अंदर स्पोर के साइज की होगी या पोर के साइज से छोटी होगी, वो क्या होगा, वो आसानी से लीक आउट हो जाएगा। लीक आउट हो जाएगा तो दिखा देते हैं, देखो ध्यान से, ब्लड में से कई सारी चीजें क्या हो रही है बच्चों, लीक आउट हो रही है, बाहर निकल रही है ना। ब्लड कैपिलरी में से कई सारी चीजें बाहर लीक आउट हो रही है, बाहर लीक आउट हो रही है ना, बाहर लीक आउट हो रही है। अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ब्लड के अंदर जो आसानी से लीक आउट हो सकते हैं, आसानी से कैपिलरी से निकलकर सेल्स के बीच आ सकते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में आ सकते हैं। तो ध्यान देना, हर वो कंपोनेंट जो कि स्पोर के साइज से छोटा है, स्पोर के साइज से छोटा है या फिर पोर के साइज का है, वो आसानी से क्या होगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा, लीक आउट हो जाएगा ब्लड कैपिलरी से निकलकर। कब बच्चों कहां आ जाएगा बताओ, सेल्स के बीच आ जाएगा, है ना। सेल्स के बीच जो स्पेस है ना, कौन सा स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, इस स्पेस में आकर भर जाएगा, है ना, इस स्पेस में आकर भर जाएगा, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से ये ऐसे भरना स्टार्ट हो गया है, सेम यहां भी होगा, इस तरीके से यहां भी होगा, यानी सेल्स के बीच जो स्पेस था उस स्पेस में ब्लड के अंदर वो कंपोनेंट जो कि स्पोर के साइज का था वो लीक आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्या क्या लीक आउट होगा, ध्यान देना, 3 चीजों को छोड़ देना, ठीक है, 3 चीजों को छोड़ दो। आरबीसी को छोड़ना है तुम्हें छोड़ना है प्लेटलेट्स को, और तुम्हें छोड़ देना है बड़े साइज के प्लाज्मा प्रोटीन्स को। यानी तुम्हें छोड़ देना है आरबीसी को, छोड़ देना है तुम्हें, छोड़ देना है प्लेटलेट्स को, और तुम्हें छोड़ देना है बड़े साइज के प्रोटीन्स को। ये 3 चीजें ब्लड में से, ये 3 चीजें बड़ी साइज की होती है, आरबीसी भी बड़ा है, प्लेटलेट्स भी बड़ा है, और लार्ज प्रोटीन तो ऑलरेडी लार्ज है, तो ये तीनों बड़े साइज के होते हैं और दे कैन नॉट लीक आउट फ्रॉम द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड से ये तीनों लीक आउट नहीं हो पाते, ब्लड से ये तीनों लीक आउट नहीं हो पाते, तो ब्लड में रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों को छोड़कर जो बचा वो क्या होगा बच्चों, लीक आउट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या लीक आउट होगा। तो पानी लीक आउट हो जाएगा, छोटे साइज के प्रोटीन्स लीक आउट हो जाएंगे, ग्लूकोज लीक आउट, अमीनो एसिड्स लीक आउट, विटामिन्स लीक आउट, इलेक्ट्रोलाइट्स लीक आउट, मेटाबॉलिक वेस्ट लीक आउट, हार्मोन्स लीक आउट, and WBCs also leaks out from the blood capillaries into the intercellular space between the cells of the organ। तो जो भी बच्चों यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होगा, जो भी यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, इस फ्लूइड को बोलेंगे हम इंटरसेलुलर फ्लूइड।
इस फ्लूइड को बोलेंगे हम इंटरसेलुलर फ्लूइड। क्यों बोला हमने इसको इंटरसेलुलर फ्लूइड? क्योंकि अब ये ब्लड का पार्ट ही रहा, जो भी इसमें से लीक आउट हुआ, ब्लड में से जो भी लीक आउट होकर सेल्स के बीच आया, अब तो ब्लड का पार्ट नहीं रहा, वो तो ब्लड से बाहर आ गया। और कहाँ आ गया बच्चों? सेल्स के बीच आ गया। अब सेल्स के बीच ब्लड का फ्लूइड आ गया। अरे पानी है उसमें, छोटे साइज के प्रोटीन्स हैं, हमने कहा कि ये सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह हैं, यानी फ्लूइड है। पानी है तो फ्लूइड भी होगा, यानी जो भी फ्लूइड यहाँ पर लीक आउट हुआ है वो सेल्स के बीच आ गया। स्पेस, जो भी यहाँ पर स्पेस था सेल्स के बीच, इंटरसेलुलर स्पेस, उस स्पेस में ये फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हो गया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटरसेलुलर फ्लूइड। इंटरसेलुलर फ्लूइड, इसी को और भी नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जो भी यहाँ पर ये फ्लूइड लीक आउट होता है फ्रॉम द ब्लड से जितना भी ये फ्लूइड लीक आउट हुआ है, ये सारा फ्लूइड यहीं पर नहीं रह जाएगा। लगभग 95 to 96% ऑफ द इंटरसेलुलर फ्लूइड रिटर्न्स बैक इनटू द ब्लड। यानी जो भी यहाँ पर, ध्यान देना बच्चों, जो भी यहाँ पर इंटरसेलुलर फ्लूइड बाहर निकला था ना, उस फ्लूइड का हमने कहा 95 to 96% वापस किसमें चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा, वापस ब्लड में आ जाएगा। हमने कहा जितना भी, इस एरो को ना दिखा देते हैं अंदर की तरफ, ये देखो, इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये कि रिटर्न हो रहा है ये। इसका मतलब ये है कि जो भी फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हुआ था उसका मोस्ट ऑफ द फ्लूइड रिटर्न हो जाएगा इनटू द ब्लड कैपिलरीज, है ना। इसका मतलब ये है कि 4 to 5% जो आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड है यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, वो जमा रह जाएगा। हमने कहा जितना बाहर लीक आउट हुआ उसका 95% रिटर्न हुआ, तो बाकी जो फ्लूइड है यहाँ पर इकट्ठा हो गया। और अगर यहाँ पर इकट्ठा हो गया तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो आपका बनता रहेगा, ब्लड फ्लो होता रहेगा, ये लीकेज होता रहेगा, और ये फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा टाइम के साथ, ठीक है। विद पैसेज ऑफ टाइम दिस फ्लूइड स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग हियर and leads to or results in the swelling of body organs। बच्चों अगर ये फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा होता रहा तो ऑर्गन स्वेल कर जाएगा, ऑर्गन के अंदर पानी भर जाएगा, इसी को बोलते हैं एडिमा। एडिमा का मतलब होता है ऑर्गन्स में पानी का भर जाना, तो ऑर्गन्स में पानी भर जाएगा, और अगर ऑर्गन्स में पानी भरा तो और ऑर्गन जो बाकी है उनके लिए स्पेस नहीं बचेगा, दूसरे ऑर्गन को पुश करेगा, यानी काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ बच्चों अगर ब्लड से प्लाज्मा लीक आउट होता रहा, ब्लड का फ्लूइड लीक आउट होता रहा, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाएगा, और अगर ब्लड का प्रेशर कम हुआ तो हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू रिमूव दिस फ्लूइड फ्रॉम द ऑर्गन्स। जो भी फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हुआ है हमें उस फ्लूइड को यहाँ से बाहर निकालना है। क्यों बाहर निकालना है? ताकि ऑर्गन की स्वेलिंग ना हो जाए, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रह जाए। इसीलिए बच्चों जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, मोस्ट बॉडी ऑर्गन्स के पास जो उनके सेल्स होते हैं ना, उनके सेल्स के बीच जो स्पेस है, उन्हीं स्पेस में एक अनदर टाइप का ऑर्गन सिस्टम, एक अनदर टाइप का, ठीक है, कह सकते हो ट्यूब्स का सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और इसका काम होता है बच्चों ऑर्गन से क्या करना, जो भी एक्सेस फ्लूइड, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड यहाँ पर जमा हो रहा था उसे यहाँ से बाहर निकालना। तो अगर हम डायग्राम से दिखाना चाहें बच्चों तो ध्यान देना, दिखाते हैं इस तरीके से, है ना। हम ब्लैक से दिखा देते हैं, ध्यान देना कि यहाँ पर ना एक और नेटवर्क होगा कैपिलरीज का, इस तरीके से दिखा देते हैं, एक और नेटवर्क होगा कैपिलरीज का, ये देखो इस तरीके से एक और नेटवर्क होगा कैपिलरीज का, है ना, एक और नेटवर्क होगा कैपिलरीज का, ये देखो ये सारी कैपिलरीज, ध्यान दो ये सारी कैपिलरीज। आपको बहुत साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो स्पेस था ना सेल्स के बीच, इन्हीं स्पेस में एक और नेटवर्क, एक और ट्यूब का नेटवर्क है, और इसे बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज। और बच्चों ये जो कैपिलरीज होती है ना, ये वाली कैपिलरीज
इन कैपिलरीज का काम होता है जो भी यहाँ पर एक्सेस ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड जमा हुआ था उसे ये क्या करते हैं, उसे यहाँ से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो बच्चों जो भी यहाँ पर फ्लूइड जमा हुआ था ना वो क्या होता है, इसमें अब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है ना। जो भी फ्लूइड यहाँ पर जमा हुआ था वो किस में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, इसी वाली कैपिलरीज में, इस लिम्फ कैपिलरीज में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, लिम्फ कैपिलरीज में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। और फिर ये सारा का सारा, अच्छा एक बात और, जब तक ये फ्लूइड जो भी यहां से लीक आउट हुआ था ब्लड से, जब तक वो सेल्स के बीच प्रेजेंट था, जब तक वो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट था, उसे हमने कहा था इंटरसेलुलर फ्लूइड, या हमने कहा था इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसी को और भी एक नाम से जानते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड है ना, टिश्यू फ्लूइड, ये भी नाम है इसके। देखो इंटरसेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। लेकिन ये तीनों नाम तभी तक रखेंगे जब तक ये टिश्यू में प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ये फ्लूइड एक बार इन लिम्फ कैपिलरीज में एंटर कर गया, अब उसे हम टिश्यू फ्लूइड ना कह के हम उसे लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ को ही, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड को ही हमने लिम्फ कह दिया, ठीक है। जैसे हमारा जो है ना, जैसे मैं अगर स्कूल में हूं तो मुझे क्या कहेंगे लोग, सर कहते हैं। जब मैं घर पे हूं तो मैं भाई के रूप में हूं, बेटे के रूप में हूं, यानी मैं हूं वही, लेकिन मेरे पोजीशन चेंज होने की वजह से, मेरा जगह चेंज होने की वजह से मेरा नाम अलग अलग हो सकता है। वैसे यहाँ भी है वो टिश्यू फ्लूइड है, जो भी यहाँ जमा था वो था टिश्यू फ्लूइड है, लेकिन जैसे ही वो एंटर किया किसके अंदर बच्चों, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, लिम्फैटिक कैपिलरीज के अंदर, अब उसे हम लिम्फ बोल देंगे। तो टिश्यू फ्लूइड को ही एनसीईआरटी लिम्फ बताती है। यानी सारा का सारा जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है वो लिम्फ कैपिलरीज में एंटर करना स्टार्ट कर देगा। ये देखो एरो देखो, यानी टिश्यू में से निकल कर, है ना, इंटरसेलुलर स्पेस में से निकल कर ये सारे के सारे फ्लूइड जो यहाँ जमा हो रहे थे एक्स्ट्रा अमाउंट में, वो इस कैपिलरी में एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। और एंटर करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से उनका फ्लो हो जाएगा। एक बात और, ये सारे के सारे लिम्फ कैपिलरीज बच्चों आगे जाकर, या ऐसे कह सकते हैं, ये सारे के सारे लिम्फ कैपिलरीज एक ऑर्गन के अंदर आपस में ज्वाइन करती हैं। और आपस में ज्वाइन कैसे होती है ना, बहुत सारी नालियां होती है, तो नालियां जब ज्वाइन करती हैं आपस में तो नाला बनता है। वैसे ही जब बहुत सारी कैपिलरीज, बहुत सारे लिम्फ कैपिलरीज आपस में ज्वाइन करती है, ध्यान देना, देखो ध्यान से, ये वाली कैपिलरी, 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 ये दोनों कैपिलरी और ये कैपिलरी, ध्यान देना, ये सारी कैपिलरीज ज्वाइन करके, ध्यान देना, देखो ध्यान से इसको, ये एक कॉमन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। ये सारी कैपिलरीज आपस में ज्वाइन करके इस कॉमन ट्यूब का फॉर्मेशन किया है, और इस ट्यूब को बोलते हैं लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल। तो लिम्फ कैपिलरीज यूनाइट टुगेदर, लिम्फ कैपिलरीज यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म लिम्फ वेसल। बच्चों लिम्फ वेसल बोलते हैं, लिम्फ वेसल बोलते हैं, ठीक है ना, लिम्फ वेसल। इसे फिलहाल इरेज करते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, इसे थोड़ा इरेज करते हैं बच्चों, है ना, इसे इरेज करते हैं, ठीक है, इतने से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये है लिम्फ वेसल। अब ध्यान देना बच्चों, होता क्या है ना, देखो ये लिम्फ वेसल ना, लिम्फ वेसल जब इस तरीके से आगे मूव कर रही होती है तो लिम्फ वेसल में जो लिम्फ की वेसल्स होती हैं, इन लिम्फ वेसल्स में हमें कई सारी, ठीक है, मतलब न्यूमरस, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ दिखती है स्वेलिंग, इस तरीके से दिखती है स्वेलिंग, ये रहा स्वेलिंग, ये दिखती है इस तरीके से स्वेलिंग, फिर आगे इस तरीके से बढ़ेगा, ये फिर से स्वेलिंग। अब ये स्वेलिंग होती क्या है, ये स्वेलिंग होती है ना, ये स्वेलिंग होती है लिम्फ नोड, इन्हें बोलते हैं लिम्फ नोड्स। और बच्चों पता है लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं रिजर्वॉयर, ये होती है रिजर्वॉयर। किसकी रिजर्वॉयर होती है, तो मेनली तो होती है इसमें लिम्फोसाइट नाम की सेल्स, लिम्फोसाइट नाम की सेल्स होती हैं, बट इनके साथ साथ अदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, अदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। बच्चों इसका काम क्या है ना, ध्यान देना, देखो अगर टिश्यूज में, अगर टिश्यू में जो सेल्स है ना, मान लो लिवर में इन्फेक्शन होता है, अगर मान लो लिवर में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ, तो सेल्स के बीच, लिवर के सेल्स के बीच में जो स्पेस है ना, इंटरसेलुलर स्पेस, जब उस स्पेस में बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, और अगर वो बैक्टीरिया या वायरस इस स्पेस में से अगर लिम्फैटिक कैपिलरीज में एंटर कर गया, तो लिम्फ कैपिलरी से बहते बहते वो कहां मूव करेंगे, लिम्फ वेसल में। और लिम्फ वेसल से जब वो गुजर रहे होंगे, जब लिम्फ वेसल से वो गुजर रहे होंगे,
तो उन्हें किसको फेस करना पड़ेगा, लिम्फ नोड्स को। और लिम्फ नोड्स में बच्चों क्या प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट है व्हाइट ब्लड सेल्स, यहाँ भर भर के प्रेजेंट है व्हाइट ब्लड सेल्स। और बच्चों अगर यहाँ व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है तो जब भी यहाँ से कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस यहाँ से गुजरेगा तो ये सेल्स क्या करेंगे, ये सेल्स को दबोचेंगे और वही मार देंगे। इसका मतलब देखा जाए तो लिम्फेटिक सिस्टम, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये हेल्प कर रहा है प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, यानी फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, इसमें भी हेल्प कर रहा है। और क्या काम किया इसने काम किया, टिश्यू में से एक्सेस फ्लूइड को निकाला, यानी हेल्प्स इन द ड्रेनेज ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यूज, यानी लिम्फ का ट्रांसपोर्ट तो कर ही रहा है, साथ साथ अगर इस लिम्फ में कोई पैथोजन है तो उस पैथोजन को भी यहाँ पर फिल्टर करने का काम कर रहा है। लिम्फ नोड्स जो होते हैं रिजर्वॉयर होते हैं लिम्फोसाइट नाम के सेल्स के या फिर WBCs के, और ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं बच्चों ये हेल्प करते हैं टू इन फिल्टरिंग द पैथोजेंस, इन फिल्टरिंग द, ठीक है, और बैक्टीरिया और वायरसेस, है ना, फिल्टरिंग द लिम्फ। अब बच्चों होता क्या है ना, ध्यान देना, ऐसे हमने कहा बहुत सारे लिम्फ नोड्स होंगे। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान देना, ये जो लिम्फ वेसल होती हैं, ये लिम्फ वेसल आगे जाकर, ठीक है, लिम्फ वेसल आगे जाकर, अच्छा ये तो एक ऑर्गन है ना, ऐसे मल्टीपल ऑर्गन हमारी बॉडी में है, एक ऑर्गन से निकला एक लिम्फ वेसल, ऐसे करके ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, ढेर सारे ऑर्गन से निकलने वाला भी लिम्फ वेसल होगा। अरे बच्चों अगर एक ऑर्गन के अंदर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा अपैरेटस प्रेजेंट है, ये पूरा सेटअप प्रेजेंट है, तो हर ऑर्गन के अंदर यही कंडीशन है, हर ऑर्गन के अंदर ऐसे आर्टरी गया होगा, कैपिलरीज होगा, ऐसे सेल्स होंगे, ये लिम्फ कैपिलरीज होगा, लिम्फ वेसल होगा, यानी हर ऑर्गन से इस तरीके से क्या निकल रहा होगा, लिम्फ वेसल। अब ढेर सारी ऑर्गन्स, मल्टीपल ऑर्गन्स की जो लिम्फ वेसल होती हैं, मल्टीपल ऑर्गन की जो लिम्फ वेसल होती हैं, ये आपस में यूनाइट करती हैं, आपस में ज्वाइन करती हैं, और ज्वाइन करके बच्चों फॉर्म करती है लिम्फेटिक डक्ट। याद रखना है आपको, ठीक है, यानी दिखा देते हैं कि मान लेते हैं कोई और ऑर्गन है, कोई दूसरा ऑर्गन है, इस ऑर्गन से भी क्या निकल रहा है बच्चों, इसी तरीके से क्या निकल रहा होगा, लिम्फ वेसल निकल रहा होगा, और ये वाले लिम्फ वेसल किसको ज्वाइन करेगी, दूसरे ऑर्गन के लिम्फ वेसल को। तो दिखा देते हैं कि मान लेते हैं कि ये वाले लिम्फ वेसल किसको ज्वाइन कर रही है, इस वाले वेसल को, ये वाले वेसल ने इसको ज्वाइन किया, ये देखो इस तरीके से, है ना, ये इसको ज्वाइन किया, यानी मल्टीपल लिम्फ वेसल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म, ये जो बनेगा कॉमन डक्ट, इसे बोलते हैं लिम्फेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसे बोलते हैं लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है, यानी मल्टीपल ऑर्गन से निकलने वाले लिम्फ वेसल आपस में ज्वाइन करती हैं, यूनाइट करती हैं, और एक मोटी ट्यूब फॉर्म करती हैं जिन्हें बोलते हैं लिम्फेटिक डक्ट। तो बच्चों इन्हें बताओ क्या फ्लो हो रहा है, इनमें लिम्फ फ्लो हो रहा है, इनमें लिम्फ का फ्लो हो रहा है ना, इनमें लिम्फ का फ्लो हो रहा है, इस तरीके से दिखा देते हैं, ये लिम्फ फ्लो कर रहा है इस तरीके से, है ना, इनमें लिम्फ फ्लो कर रहा है, और ये सारा का सारा लिम्फ, ये लिम्फेटिक डक्ट पता है क्या करते हैं, ये लिम्फेटिक डक्ट ये सारा का सारा जो लिम्फ है इसे जाकर ड्रेन कर देते हैं, हमारी बॉडी की लार्ज वेन्स में। कहाँ ड्रेन करते हैं बच्चों, इसे जाकर ड्रेन कर देते हैं हमारी बॉडी की लार्ज वेन्स में। वेन का नाम है सब क्लैवियन वेन, जो कि हमारे दोनों हैंड से, हमारे राइट फोरलिम्ब से, हमारे लेफ्ट फोरलिम्ब से ब्लड को लेकर, ठीक है, हमारे हार्ट के पास आता है। ये सब क्लैवियन वेन्स, ठीक है, आपस में ज्वाइन करके फॉर्म करती हैं इंफीरियर वीना कावा। अपर बॉडी पार्ट्स की वेन्स ज्वाइन करके फॉर्म करती हैं बच्चों इंफीरियर वीना कावा। तो सब क्लैवियन वेन, जिसे एनसीईआरटी लिखती है लार्ज वेन, वहां जाकर ये डक्ट क्या करती हैं, अपने लिम्फ को ड्रेन कर देती हैं। इसका मतलब यहां से हमें ये समझ आया, कि लिम्फ जो है ना, जो कि ब्लड से निकला था, देखा जाए तो ब्लड से निकला था, और जैसे ही इस लिम्फेटिक डक्ट ने उस लिम्फ को वेन में ड्रेन कर दिया, सब क्लैवियन या बॉडी की लार्ज वेन में ड्रेन किया, वापस ये किसका पार्ट बन गया, ब्लड का पार्ट बन गया। तो बच्चों यहाँ पे ना यही आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। किससे मिलके बना था बताओ, लिम्फ कैपिलरीज हमने यहाँ शो किया, लिम्फ वेसल हमने यहाँ शो किया, लिम्फेटिक डक्ट लिख सकते हो, यहाँ लिख देते हैं लिम्फेटिक डक्ट, यहाँ लिख सकते हैं लिम्फेटिक डक्ट,
तो लिम्फेटिक डक्ट भी होती है। लिम्फ नोड हमने बता दिया आपको, और लिम्फ बता दिया लिम्फ क्या होता है ना। यानी ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर फॉर्म करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। मेनली 3 फंक्शन आपको इसका याद रखना है। पहला क्या है बच्चों, हेल्प्स इन द ड्रेनेज ऑफ, जो भी यहाँ पर एक्सेस फ्लूइड जमा हो गया था, ऑर्गन की स्वेलिंग कर सकता था, उस एक्सेस फ्लूइड को यहाँ से निकालने में हेल्प कर रहा है, यानी हेल्प्स इन द ड्रेनेज ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स, lymphatic system helps in providing immunity और fight against pathogens। यानी lymphatic system हमें, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है रोग से लड़ने की क्षमता, है ना, पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को मार डालता है। और थर्ड आपको याद रखना है इसको, यही सिस्टम है, यही वो सिस्टम है जो कि हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट के एब्जॉर्प्शन, जो भी फैट डाइजेस्ट होती है ना, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को भी ट्रांसपोर्ट करने में यही सिस्टम हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, लिम्फेटिक सिस्टम आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर आज का एंड होता है। जय हिंद।